ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो केस है या टॉपिक है वो है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन के बारे में। तो एक्सटेंट का यहाँ पे मतलब होता है कि कंप्लीट होना, किस हद तक रिएक्शन कंप्लीट है या अभी होना है। तो यहाँ पे एक्सटेंट आपको ये बात बताता है। तो इसके एक्चुअली होते हैं तीन केसेस। केस नंबर वन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, जो कि बराबर होता है, हम पढ़ चुके हैं, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अगर इस केसी यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल 1 × 10⁻⁴ है, तो इस बात का क्या मतलब होगा, यानी हाई वैल्यू या लार्ज वैल्यू ऑफ केसी आपको क्या बताएगा। लार्ज वैल्यू ऑफ केसी का मतलब ये होगा कि अगर आप ये देखें, रेशियो का मतलब ये होता है कि अगर 1 × 10⁻⁶ है तो मैं इसको लिख सकता हूँ नीचे जहाँ डिवाइड बाय 1 होगा। तो इसका मतलब आंसर तो अभी भी आपका 1 × 10⁻⁶ ही है। तो इट मीन्स ऊपर वाली वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन को, और नीचे वाली वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन को। अब अगर आप यहाँ पे देखिए कि प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है और रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा लो है। इस बात का मतलब ये होगा क्योंकि प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, और अगर प्रोडक्ट्स ज़्यादा हैं तो इसका मतलब कि रिएक्शन कंप्लीट हो चुका होगा, यानी वो ऑलमोस्ट कंप्लीट की तरफ हो चुका होगा, बिकॉज प्रोडक्ट्स बन चुके हैं। क्योंकि रिएक्शन का मतलब भी यही होता है कि रिएक्टेंट्स रिएक्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा क्या बनाएं, प्रोडक्ट्स बनाएं। तो ये तो पहला केस है। सेकंड केस, केस नंबर टू, ये हो सकता है कि आपकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा लो आ जाए। तो अगर बहुत ज़्यादा लो वैल्यू होगी तो अब आप देखें प्रोडक्ट्स की वैल्यू, इसका मतलब बहुत ज़्यादा लो है, और वन इस रेशो के मुकाबले में बहुत ज़्यादा वैल्यू हो जाएगी। फॉर एग्जांपल 10⁻⁻7 का मतलब है 0.00000001। तो इतनी वैल्यू के मुकाबले में वन की वैल्यू, वन बहुत बड़ी वैल्यू है। इसका मतलब रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और प्रोडक्ट की अमाउंट क्या है, कम है एट इक्विलिब्रियम। तो इसका मतलब ये होगा कि रिएक्टेंट्स बहुत ज़्यादा हैं तो रिएक्शन अभी हुआ ही नहीं है। क्लियर? रिएक्शन अगर मीन्स टू से बहुत ही कम फॉरवर्ड रिएक्शन हुआ है। तो नेक्स्ट जो लास्ट केस बनता है कि अगर किसी की वैल्यू कोई मॉडरेट हो या स्मॉल हो, वेरी स्मॉल ना हो, स्मॉल हो, तो इसका मतलब ये कि रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ नहीं गया इतना ज़्यादा, वो रिएक्शन रिएक्टेंट्स करके रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट अभी नहीं बनाए, क्योंकि वैल्यू जो है वो ना ज़्यादा बड़ी है ना ज़्यादा छोटी है। तो ये तीन केसेस होते हैं एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। ओके, उसके बाद आ रहा है अफेक्ट ऑफ कंडीशन ऑन इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो यहाँ पे जैसे आपको बताया था कि तीन केसेस डिस्कस होंगे कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हैं। उसमें टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन, वॉल्यूम, ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसको डिस्कस किया जाएगा। और इनको डिस्कस करने से पहले आपको जो इन फैक्टर्स को डील करता है वो है ली चार्टियर्स प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल ये बताता है कि अगर एक सिस्टम पे स्ट्रेस लगाई जाए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में काफ़ी आता है। नॉर्मली जितने भी हम टॉपिक्स पढ़ रहे हैं वो इंपॉर्टेंट ही हैं अकॉर्डिंग टू पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये आपको ली चार्टियर्स प्रिंसिपल ये बताता है कि अगर एक सिस्टम में चेंजिंग लेकर आएँ या उस पर स्ट्रेस लगाई जाए, स्ट्रेस लगाने का मतलब होगा कि प्रेशर लगाएं, टेम्परेचर इंक्रीज़ करें या कॉन्सेंट्रेशन को डिस्टर्ब करें या वॉल्यूम को डिस्टर्ब करें, तो सिस्टम क्या करेगा, सिस्टम इक्विलिब्रियम इसमें डिस्टर्ब हो जाएगा और एक नई वैल्यू अचीव करने की कोशिश करेगा। ये नई अचीव वैल्यू करने के लिए सिस्टम या तो फॉरवर्ड मूव करेगा या रिवर्स आएगा। तो हमने यहाँ पर ये बताना होगा कि कंडीशन को चेंज करते हुए सिस्टम कब फॉरवर्ड जाएगा और कब रिवर्स आएगा। तो ली शैटलिन्स प्रिंसिपल सिस्टम की डायरेक्शन के बारे में बताता है। तो पहला इसमें जो पॉइंट है वो है कि जब कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करें तो सिस्टम कहाँ जाएगा। इसके लिए एक एग्जांपल आपकी बुक में गिवन है कि BiCl3 वाटर के साथ रिएक्ट करके BiOCl और HCl बना रहा है। इसकी केसी वैल्यू लिखेंगे तो प्रोडक्ट्स आ जाएंगे ऊपर और रिएक्टेंट्स आ जाएंगे नीचे। तो अब आप इसमें इक्विलिब्रियम में कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करें। यहाँ पे केस ये हो सकता है कि आइदर आप रिएक्टेंट साइड पे कोई रिएक्टेंट ऐड कर दें। फ़र्ज़ कर लें आप वाटर ऐड कर दें, तो वाटर जब आप ऐड करेंगे तो इसका मतलब वो रिएक्टेंट साइड पे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब रिएक्शन जाएगा हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, तो ये फॉरवर्ड की तरफ मूव करने लग जाएगा। तो इससे ज़ाहिर क्या होता है कि एडिशन ऑफ एनी अमाउंट इन रिएक्टेंट साइड टेक्स टू द प्रोडक्ट साइड, यानी आप रिएक्टेंट साइड पे कोई चीज़ ऐड करें तो वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से कहाँ जाएगा, लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। इसी तरह अगर आप प्रोडक्ट साइड में कोई चीज़ ऐड कर देंगे, फॉर एग्जांपल आप HCl ऐड करते हैं, तो HCl ऐड करने से रिएक्शन कहाँ जाएगा, रिवर्स जाने जाएगा, और आपको दोबारा ये रिएक्टेंट्स दोबारा मिलने लग जाएंगे। तो इसका मतलब कि जिस साइड पे आप कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज़ करते हैं, रिएक्शन उसके ऑपोजिट साइड पे मूव करने लग जाता है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस। और कोई भी चीज़ मूव होती है फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू
लो कॉन्सेंट्रेशन। इसको एक और चीज़ से देखा जा सकता है कि फ़र्ज़ कर लें आप यहाँ से HCl को रिमूव करने लग जाते हैं प्रोडक्ट साइड से, तब क्या होगा? तब ये होगा जब आप HCl को यहाँ से रिमूव करेंगे तो इट मीन्स कि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ओवरऑल क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है, और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन उसके मुकाबले में अब ज़्यादा हो जाएगी। तो इट मीन्स कि अभी भी रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ आएगा इस कॉन्सेंट्रेशन को बैलेंस करने के लिए। तो ये कुछ केसेस हैं जो आपको यहाँ पे जहन में रखने हैं, और ये सारे यहाँ पे यही डिस्कस हुआ हुआ है। आगे चलते हैं अफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर और वॉल्यूम। तो प्रेशर और वॉल्यूम के लिए एक इक्वेशन दी हुई है कि सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाती है। प्रेशर का जो कॉन्सेप्ट है बहुत सिंपल है। आपने जब प्रेशर इस पे इंक्रीज़ करना है तो सिस्टम ने हाई मोल से लो मोल्स की तरफ जाना है। इस बात का मतलब कैसे होगा कि आप रिएक्टेंट साइड में मोल टोटल निकालें 2 + 1, ये हो गए 3 मोल्स। प्रोडक्ट साइड पे मोल्स कितने हैं, 2 मोल्स। तो अभी मैंने आपको बताया प्रेशर इंक्रीज़ करने से हाई मोल्स से लो मोल्स की तरफ सिस्टम जाता है, यानी अगर प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे तो 3 मोल्स से 2 मोल्स की तरफ आएगा, यानी फॉरवर्ड की तरफ आएगा। तो ये चीज़ है प्रेशर के इंक्रीज़ करने से। इसी तरह अगर आप प्रेशर डिक्रीज़ करते हैं तो इसका रिवर्स होने लग जाएगा, यानी 2 मोल से 3 मोल्स की तरफ मूव करने लग जाएगा। अच्छा, अब आपने प्रेशर के साथ साथ वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट भी ज़हन में रख लें। प्रेशर इंक्रीज़ करने का मतलब ये है कि वॉल्यूम को डिक्रीज़ कर देना। तो अगर प्रेशर इंक्रीज़ करने से सिस्टम फॉरवर्ड आ रहा है, इट मीन्स कि वॉल्यूम को डिक्रीज़ करने से भी सिस्टम फॉरवर्ड आएगा। बिकॉज एक लॉ आपने पढ़ा है, बॉयज़ लॉ, V इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। तो जब आप प्रेशर इंक्रीज करते हैं इसका मतलब वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा होता है। तो जो काम प्रेशर के बढ़ाने से होगा वो काम वही सेम काम वॉल्यूम के कम करने से भी होगा, और आपको प्रोडक्ट ज़्यादा मिलेंगे अगर रिएक्शन फॉरवर्ड आ रहा है। क्वांटिटेटिव इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम ऑन इक्विलिब्रियम पोजीशन, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। इसमें यही कॉन्सेप्ट दोबारा बताया गया कि कैसे हम प्रूव कर सकते हैं कि प्रेशर के बढ़ाने से या वॉल्यूम के कम करने से ये सिस्टम फॉरवर्ड लेके आ रहा है। तो इसको आप क्वांटिटी से भी इसको रीड कर सकते हैं, ये बहुत सिंपल है। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, यानी जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तो सिस्टम फॉरवर्ड आएगा, रिवर्स आएगा, हमें कैसे पता चलेगा। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपकी बुक में 2 एग्जांपल दी गई हैं। एक है कार्बन मोनोऑक्साइड की वाटर के साथ रिएक्शन है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है। नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। तो आपको सबसे पहले ये पता लगाना है कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। तो पहली चीज़ आपने ये देखी कि रिएक्शन ये एक्सोथर्मिक है, माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है। तो हमेशा याद रखें एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, बिकॉज टेम्परेचर यानी इससे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं और सिस्टम से हीट रिलीज़ हो रही है, तो आप मज़ीद हीट रिलीज़ करते जाएं तो मज़ीद सिस्टम कहाँ आने लग जाएगा, प्रोडक्ट साइड की तरफ आने लग जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर को कम करने से रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ आएगा, और अगर आप एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन रिवर्स की तरफ आएगा। तो ये बात आपने ध्यान में उठा लेनी है। दूसरा जो केस है वो आपने पता लगाना है कि वंस अगेन की रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। तो नेक्स्ट वन इज़ फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक में याद रखें कि देखें पोटाशियम आयोडाइड सॉलिड से कन्वर्ट हो रहा है पोटाशियम आयोडाइड एक्वस में, ये कब हो रहा है, एंडोथर्मिक का मतलब कि आप हीट दे रहे हैं। हीट दे रहे हैं तो ये सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। तो आप खुद जहन में लेकर आए, अगर और ज़्यादा आप हीट देने लग जाएंगे इसका मतलब और ज़्यादा ये सॉलिड से किस में कन्वर्ट होने लग जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट होने लग जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंडोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन कहाँ आता है, फॉरवर्ड की तरफ आता है, और टेम्परेचर कम करने से कहाँ जाएगा, ये रिवर्स की तरफ मूव करने लग जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है अबाउट टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम पोजीशन। लास्ट जो इसमें बताया हुआ है कि कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे, तो ये बात आप जहन में बिठा लें कि कैटलिस्ट जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कोई इफेक्ट नहीं डालता। हाँ, ये ज़रूर होता है कि इक्विलिब्रियम अगर अचीव होना हो विदाउट कैटलिस्ट 10 मिनट्स में, तो कैटलिस्ट को यूज़ करके वो 5 मिनट्स में या 2 मिनट्स में हो सकता है। इसका मतलब ये कि कैटलिस्ट एक रिएक्शन को जस्ट स्पीड अप करता है, इक्विलिब्रियम की वैल्यू को चेंज नहीं करता। तो लास्ट वाला जो टॉपिक हमने पढ़ा, ली शैटलियर्स प्रिंसिपल, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग के लिए भी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है ये भी लॉन्ग पॉइंट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है कि अमोनिया की सिंथेसिस फ्रॉम हैबर्स प्रोसेस। अब इसको डिस्कस करने के लिए एक रिएक्शन है कि नाइट्रोजन रिएक्ट करता है जब हाइड्रोजन से, तो अमोनिया बनता है। तो यहाँ पे इस टॉपिक का मतलब ये है कि ऐसी कंडीशन निकाली जाए कि जिस पे आपको अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन भी अचीव हो जाए अच्छी, और टेम्परेचर प्रेशर भी आपके नॉर्मल हो,
और यानी सारा प्रोसेस क्या हो, ऑप्टिमाइज़ हो जाए। ऑप्टिमाइज़ मतलब ना ज़्यादा टेम्परेचर बहुत ज़्यादा करना पड़े, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इस मीन्स आपको बहुत ज़्यादा कॉस्ट चाहिए। प्रेशर को अगर ज़्यादा बढ़ाते हैं तब भी आपकी कॉस्ट चाहिए होगी। और आपको अमोनिया जो मिले वो भी आपको ऐसा ना हो कि 2 दिन बाद मिले तो फ़ौरन मिलती जाए। तो ये सारी कंडीशंस यहाँ पे देखी जाती हैं। तो इसको देखें कैसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पता लगा लें रिएक्शन है एक्ज़ोथर्मिक। एक्ज़ोथर्मिक